हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनवायरोट्रिक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता कलशन और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एस्टेट PYQ सीरीज़ का पार्ट 2। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। द बुक द जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल वॉज रिटन बाय द जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल बुक जो है वो किसने लिखी थी? तो ये जो बुक थी वो लिखी गई थी अल्फ्रेड रसेल के द्वारा। अल्फ्रेड रसेल वेलेस के द्वारा जो है ये बुक लिखी गई थी। ठीक है, ही इज़ द फादर ऑफ बायोजियोग्राफी। हु इज़ द फादर ऑफ, आपको इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि हु इज़ द फादर ऑफ बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी का फादर कौन है? तो वो है आपके अल्फ्रेड रसेल वेलेस। तो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल बुक जो है वो किसने लिखी? अल्फ्रेड रसेल वेलेस ने लिखी है। और इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है फादर ऑफ बायोजियोग्राफी। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द रेनफॉल? रेनफॉल को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? रेन गॉज, वर्षा मापी। क्या यूज करते हैं? रेन गॉज, या फिर हिंदी में क्या कहेंगे? वर्षा मापी। ठीक है, तो रेनफॉल को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं? रेन गॉज। रेन गॉज जो है वो आपका मेज़र करता है अमाउंट ऑफ रेनफॉल, कितने अमाउंट में जो है आपकी रेनफॉल हुई है वो मेज़र करता है। ठीक है, ये एक तरीके का सिलेंड्रिकल कंटेनर हम यूज़ करते हैं। उसमें हम रेनफॉल का जो भी जितनी भी बारिश हुई है इसमें जो पानी कलेक्ट होता है हम उसके थ्रू जो है पता लगाते हैं कि कितने mm जो है आपकी बारिश हुई है। तो ये रेन गॉज क्या मेज़र करता है? रेनफॉल को। ठीक है, अकॉर्डिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वाइल्ड फंड के तहत फॉर नेचर अमंग द फॉलोइंग रिवर इज वन ऑफ द 10 इंडेंजर्ड रिवर इन द वर्ल्ड में सबसे इंडेंजर्ड रिवर, सबसे जो है सबसे पोल्यूटेड रिवर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो कौन सी रिवर है? वो है आपकी गंगा रिवर। कौन सी रिवर है? गंगा रिवर। और ये किसके अकॉर्डिंगली है? वर्ल्ड वाइल्ड फंड के अकॉर्डिंगली। 10 रिवर मोस्ट एट रिस्क, सबसे ज़्यादा रिस्क पे कौन सी रिवर है? आपकी गंगा रिवर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या है? पॉल्यूटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 123 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, गंगा रिवर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124। द कॉज फॉर द डिप्लीजन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के डिप्लीजन के लिए ODS जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। ODS में क्या काउंट होता है? प्रीवियस लेक्चर सीरीज में मैंने कल बात की थी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो एक क्लोरीन मॉलिक्यूल होता है आपका, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है वो 200 साल तक आपका इम्पैक्ट कॉज करता है। कहाँ पर? स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर पे। ओजोन कहाँ प्रेजेंट होती है? गुड ओजोन प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फेयर पे, जो हमें किस चीज़ से प्रोटेक्ट करती है? अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है। और किसकी वजह से जो है ओजोन परत जो है आपकी वो पतली होती जा रही है, ओजोन डिप्लीट होता जा रहा है? वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। इसको बचाने के लिए 1980 में एक प्रोटोकॉल लाया गया था जिसका क्या नाम था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या नाम था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो क्वेश्चन नंबर 124 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 क्या कह रहा है? इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन टू द रूरल कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल हु हैव डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सट्रीम करेज एंड डेडिकेशन इन प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा अवार्ड जो है वो दिया जाता है? वो है आपका अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड। कौन सा अवार्ड दिया जाता है? अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड। ठीक है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कौन सा अवार्ड प्रदान किया जाता है? कौन सा पुरस्कार देता है भारत? वो देता है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। ठीक है, वन्य जीव को प्रोटेक्ट करने के लिए।
वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर वन्य जीव की रक्षा करने के लिए अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार देता है। कौन देता है? भारत देता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 क्या कह रहा है? An American scientist show that lightning and the spark from clouds are essentially in the same phenomena. What is the name of scientist? एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने यह दर्शाया कि तड़ित तथा आपके वस्त्रों से उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक परिघटना है। उसे वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया? देखो, जो विंटर सीजन में आपने देखा होगा, जब बहुत कंबल ब्लैंकेट हम यूज़ कर रहे हैं या जब वो किसी से टच होता है तो उसमें से स्पार्क निकलता है, कोई लाइटनिंग निकलती है, तो उसका जो नाम दिया गया था वो कौन से साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था कि ये जो स्पार्किंग होता है कपड़ों से जो रगड़ लग के जो निकलता है, तो वो किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, दिस इज गिवन बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन इन 1752। स्पार्क फ्रॉम दी क्लॉथ, कहाँ से? कपड़ों से जो चिंगारी उत्पन्न होती है वो किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 126 का, वो क्या है? करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। व्हाट इज MCBT? MCBT क्या होता है? MCBT जो है उसका क्या नाम है? मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट। दैट इज मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट। MCBT का फुल फॉर्म क्या है? मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। In some cities and town, municipal provide separate dustbin for collecting two kinds of garbage. Usually one is color blue and other is green. The green bin is for material such as, देखो, दो तरीके के जो है डस्टबिन आपको मिलते हैं पर्टिकुलर प्लेसेस पे। स्कूलों में रखे जाते हैं, हॉस्पिटल्स में तो जो है वो 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, लेकिन घरों के आसपास लोकली जो है, पार्क में देख लो या किसी मॉल में जाते हो तो 2 तरीके के डस्टबिन जो है आपको मिलेंगे देखने को, एक ग्रीन कलर का और एक ब्लू कलर का। ठीक है, ग्रीन जो होता है वो उसमें क्या डालते हैं हम? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो इजीली डिग्रेड हो जाए, इजीली जो है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन ब्लू वाले बीन में क्या जाएगा आपका? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जाएगा। तो इन्होंने पूछा है कि ग्रीन बीन में, ग्रीन डब्बे में, ग्रीन डस्टबिन में हम क्या डालते हैं? प्लास्टिक वाटर बॉटल, दिस इज बायोडिग्रेडेबल? नो, दिस इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। ग्लास बायोडिग्रेडेबल है? नो। आयरन रॉड क्या बायोडिग्रेडेबल है? नो, दिस इज ऑल्सो नॉट बायोडिग्रेडेबल। बट ऑप्शन नंबर 4, प्लांट लीफ ड्राइड, प्लांट लीफ जो है वो बायोडिग्रेडेबल है, तो हम किस में डालेंगे? ग्रीन बीन में। किस में डालेंगे? ग्रीन बीन में। हरे कलर के डस्टबिन में जो है हम क्या डालेंगे? पेड़ की सूखी पत्तियाँ। लेकिन बाकी सारा जो वेस्ट है वो कहाँ जाएगा आपका? ब्लू बीन में। तो करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 128 का? ऑप्शन नंबर 4। द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन इज द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग? इनमें से कौन सा जो है वो ऑड वन आउट फ्रॉम है इन सभी ऑप्शंस में से? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, विंड एनर्जी। अब देखो, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ये क्या हैं? आपके नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, अनवनीकरण ऊर्जा सोर्स हैं, जिसको अगर ये ख़त्म हो जाए तो हम इसको दोबारा प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल से मिलकर बने हैं। तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस क्या हैं? आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। बट विंड एनर्जी जो है, सन एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, ये सब क्या हैं? आपके रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑड पूछा था, इनमें से कौन सा जो है वो अलग है? ठीक है, जो कौन सा जो है वो विषम है, तो वो क्या है आपका? पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 129 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 130। CO2 इज वन ऑफ द मेजर ग्रीन हाउस गैसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कॉज
ग्रीन हाउस इफेक्ट। CO2 जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन उसका प्रभाव का कारण बनती है। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव का कारण, कौन सी अन्य गैसें जो हैं वो ग्रीन हाउस गैस का कारण बनती है? मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है। मीथेन और क्लोरीन, क्लोरीन कोई ग्रीन हाउस गैस है? नो। आर्गन भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन एंड फ्लोरीन, फ्लोरीन भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। तो ग्रीन हाउस गैसेज में कौन कौन सी मेजर गैसेज हैं? आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद मीथेन, मीथेन के बाद नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड के अलावा वाटर वेपर्स, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये सब क्या है? आपकी ग्रीन हाउस गैसेस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज होता है सिस्मोग्राफ? सिस्मोग्राफ यूज़ होता है अर्थक्वेक को मेज़र करने के लिए। तो क्योंकि जब अर्थक्वेक आता है तो आपकी कौन सी वेव्स जनरेट होती हैं? सिस्मिक वेव्स जनरेट होती हैं। तो सिस्मिक वेव को कौन मेज़र करता है? सिस्मोग्राफ। सिस्मिक वेव को कौन मेज़र करता है? सिस्मोग्राफ। और सिस्मोग्राफ क्या मेज़र कर रहा है? अर्थक्वेक को। किसको मेज़र कर रहा है? भूकंप के लिए। तो भूकंप मापन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सिस्मोग्राफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डॉर्फ प्लांट? इनमें से कौन सा जो है वो डॉर्फ प्लांट है? निम्नलिखित में से कौन सा बोना ग्रह है? तो बोना ग्रह जो है, जो अभी सबसे छोटा ग्रह होता है, ठीक है, वो क्या है? आपका प्लूटो। कौन सा ग्रह है? प्लूटो। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, प्लूटो। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड कैन नेवर बी इन्वर्टेड इन द नेचुरल इकोसिस्टम? कौन सा पिरामिड जो है वो प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र में कभी भी उल्टा नहीं हो सकता? देखो, ये होते हैं आपके पिरामिड। एक होता है आपका पिरामिड ऑफ बायोमास, एक होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर भी होता है, पिरामिड ऑफ बायोमास भी होता है और पिरामिड ऑफ एनर्जी भी होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो कभी भी जो है आपका उल्टा नहीं हो सकता। ठीक है, कभी भी रिवर्स डायरेक्शन में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब भी हम एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में मूव करते हैं तो हमारा 10% ऑफ एनर्जी लॉस होता है। ठीक है, कितना लॉस होता है? 10% ऑफ एनर्जी लॉस होता है। तो जब तक हम ऊपर पहुंचते हैं तो सारी की सारी एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो चुकी होती है। तो अगर हम इसको इन्वर्ट करेंगे तो टॉप मोस्ट जो हमारा कंज्यूमर्स होंगे उसके पास इतनी एनर्जी बचेगी नहीं कि उसको इन्वर्ट करें तो हम कोई मतलब उसको रिवर्स कर सकें। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें तो वो क्या रहेगा? आपका कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगा। ठीक है, वो कभी भी उल्टा नहीं होगा। तो कौन सा है? ऊर्जा का पिरामिड। कौन सा? ऊर्जा का पिरामिड। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, पिरामिड ऑफ एनर्जी कैन नेवर बी इन्वर्टेड। कैन नेवर बी इन्वर्टेड। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, कॉलम ए और बी दे रखा है, आपको मैच करना है। अस्थमा, स्मोक, सल्फर डाइऑक्साइड, मिनीमाटा डिजीज, इन ये सारी चीज़ें किसकी वजह से कॉज होती है? तो अस्थमा किसकी वजह से कॉज होता है? अस्थमा किसकी वजह से कॉज होता है? अस्थमा कॉज होता है कॉज्ड बाय स्मोक। किसकी वजह से? स्मोक की वजह से। लेकिन स्मोक जो है, स्मोक किसकी वजह से फॉर्म होती है? देखो, आपके इन्वायरमेंट में दो तरीके की स्मोक होती है। एक होता है फोटोकेमिकल स्मोक और एक होती है लंडन स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक को जो है हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग स्मोक भी बोलते हैं। और इसी के साथ हम क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल स्मोक को लॉस एंजलिस स्मोक। लॉस एंजलिस स्मोक भी बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मोक को। और फोटोकेमिकल स्मोक जो है वो कैसे बनती है? जब व्हीकल से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर निकल रहा है या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स अगर निकल रहे हैं तो एटमॉस्फेयर में जो पड़ा हुआ ऑक्सीजन होता है उससे वो रिएक्ट करके क्या बना देती है? NO2 बना देती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सूर्य के प्रकाश में जब वो टूटता है तो वो बनाता है NO+O। जो आपका O बना वो पड़े हुए ऑक्सीजन, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है प्रेजेंट है, उसके साथ रिएक्ट करके ओजोन बना देता है।
और वो ओजोन जो है वो एटमॉस्फेयर में जो हमारे गाड़ियों से जो हाइड्रोकार्बन्स भी निकलते हैं, VOCs निकलते हैं, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन, उनसे रिएक्ट करके क्या बना देती है, पैन, जो क्या कॉज करता है। विंटर सीजन में आपने देखा हो, दिल्ली सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, ब्राउन कलर का हेज देखने को मिलता है। ब्राउन कलर का हेज, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, ब्राउन कलर का जो धुआं होता है उसको क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल स्मोक। तो फोटोकेमिकल स्मोक जो है वो विंटर सीजन में प्रोड्यूस होता है। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो वो कब प्रोड्यूस होता है, स्मोक कब बनता है, वो समर सीजन में बनता है, दिन के समय में बनता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लंदन स्मोक। क्या बोलते हैं, लंदन स्मोक। तो लंदन स्मोक किसकी वजह से बनता है, फोग प्लस स्मोक। किसकी वजह से, फोग प्लस स्मोक। तो आपका ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर क्या है, हमेशा याद रखना, स्मोक इज इक्वल्स टू फोग प्लस स्मोक। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि फोटोकेमिकल स्मोक, लंदन स्मोक, ये आपको क्वेश्चन में आ सकते हैं PRT के। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड से क्या होगा, इट इज़ दी पोल्यूटिंग गैस। क्या है ये, एक पोल्यूटिंग गैस है। तो मिनीमाटा डिजीज़ है, वो किसकी वजह से कॉज होती है, मरकरी की वजह से कॉज होती है। किसकी वजह से, मरकरी की वजह से कॉज होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 134 का, ऑप्शन नंबर 3। क्या है, ऑप्शन नंबर 3। अस्थमा स्मोक के कारण हुआ, स्मोक, फॉग प्लस स्मोक के कारण बनी। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, प्रदूषणरी गैस है। और मिनीमाटा डिजीज जो है वो किसकी वजह से कॉज होती है, पारा या फिर मरकरी की वजह से कॉज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 135। फर्स्ट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया गया था, वो सेलिब्रेट किया गया था आपका 1972 में, 1972 में। 1972 में आपका पहला जो है वर्ल्ड, 1972 नहीं है, 1972 में आपका स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसी के तहत ये डिसाइड किया गया था कि जो आपका हमें एनवायरनमेंट डे को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। कब हुई थी स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस, 1972 में हुई थी। लेकिन पहला एनवायरनमेंट डे जो सेलिब्रेट किया गया था वो कब किया गया था, 1974 में। कब किया गया था, 1974 में। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 1। क्या है, ऑप्शन नंबर 1। फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून 1974। 5 जून 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 136। विच एनिमल आउट ऑफ फॉलोइंग हैज स्टिकी पैड ऑन इट्स फीट टू हेल्प इन क्लिम्ब ट्री। कौन सा जो एनिमल है अपने पैरों पे चिपचिपा पदार्थ जो है वो तलवे यूज़ करता है पेड़ों पे चढ़ने के लिए, तो वो क्या है, रेड आइड फ्रॉग। वो कौन सा एनिमल है, रेड, लाल आँखों वाला मेंढक। ठीक है, उसके पैरों तलवों पे क्या लगा होता है, चिपचिपे पदार्थ लगा होता है, जिससे उसको क्या मिलती है, हेल्प मिलती है किसी पेड़ पर चढ़ने के लिए। ठीक है, तो वो कौन सा एनिमल है, लाल आँखों वाला मेंढक या फिर रेड आइड फ्रॉग। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। इनमें से कौन सा जो है वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, गम, प्लाईवुड, लैक और केरोसिन। कौन सा जो है इसमें, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4, केरोसिन। क्योंकि केरोसिन जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, लेकिन वुड प्रोडक्ट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। गम भी होता है आपका, प्लाईवुड भी होता है, लैक भी होता है, लेकिन इन्होंने क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा उत्पाद नहीं है, वन उत्पाद नहीं है, तो वो आपका क्या है, केरोसिन, क्योंकि ये क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। एसिड रेन इज कॉज बाय विच ऑफ द ऑक्साइड डैश एंड डैश। तो एसिड रेन किसकी वजह से कॉज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। तो सल्फर और नाइट्रोजन क्या कॉज करते हैं, एसिड रेन। हमेशा याद रखना, सल्फर नॉक्स एंड सॉक्स, नॉक्स सॉक्स या फिर SO2 और NO2 कॉज दी एसिड रेन। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। ओजोन डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम,
ओजोन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 16 सितंबर को। कब करते हैं? 16 सितंबर को। ठीक है। और ओजोन को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल लाया गया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन डिप्लीशन किसकी वजह से हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द पोयम द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनियर इज रिटन बाय। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर किसके द्वारा लिखी गई? तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी ये बुक? इट इज रिटन बाय S.T. कॉलरिज। दिस इज रिटन बाय S.T. कॉलरिज। तो ये बुक किसने लिखी थी? S.T. कॉलरिज ने लिखी थी 1798 में। कब लिखी गई थी? 1798 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम कवर द मैक्सिमम एरिया ऑन अर्थ? सबसे ज़्यादा एरिया कौन सा फॉरेस्ट जो है इकोसिस्टम जो है वो कवर करता है? तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? देखो आपके ग्रासलैंड जो हैं, ग्रासलैंड है वो कवर करते हैं आपके 20% एरिया को। ठीक है, कितना? 20%। और डेजर्ट जो है वो आपका कवर करते हैं 33% एरिया, 33%। माउंटेन जो है वो सिग्निफिकेंट है बट लेस देन मरीन होते हैं। ठीक है, आपके मरीन और माउंटेन जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल एरिया कवर करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एरिया जो कवर करते हैं वो कौन कवर कर रहा है? मरीन इकोसिस्टम। कौन कर रहा है? समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। तो समुद्र वाला जो एरिया है आप देख ही सकते हो, वो तो नेचुरली भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि सबसे ज़्यादा क्या है हमारे आसपास? ओशन है, मरीन्स हैं। तो मरीन इकोसिस्टम सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है। उसके बाद माउंटेन, माउंटेन के बाद ग्रास, ग्रास के बाद माउंटेन के बाद डेजर्ट, डेजर्ट के बाद ग्रासलैंड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? 141 का ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर। कौन से ईयर में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया था? तो वो एस्टैब्लिश किया गया था 1960 में। 1916 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया था। किस लिए? एनिमल्स पे रिसर्च करने के लिए। किस लिए? एनिमल्स पे रिसर्च करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 व्हाट इज एयर? जिन्होंने मेरे एयर पोल्यूशन से रिलेटेड कुछ लेक्चर्स अगर देखे हों तो उसमें मैं हमेशा कहती हूँ व्हाट इज एयर? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ gases. It is the mixture of gases in which nitrogen is maximum, that is 78%, oxygen is 20% and rest of gases जैसे CO है, CO2 है, आर्गन है, ये सब क्या है? only 1%। तो एयर क्या है? हवा क्या है? एक मिश्रण है। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी है? नाइट्रोजन की। कितनी? 78%, 78%। उसके बाद ऑक्सीजन 20 या फिर 21%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड ऑन विच मंथ? वन महोत्सव जो है वो आपका फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में हम सेलिब्रेट करते हैं। कब सेलिब्रेट करते हैं? फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। तो 144 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ फॉलोइंग अडेप्टेशन? इनमें से कौन से जानवर में निम्नलिखित में कौन से जानवर में निम्नलिखित अनुकूलन है? ठीक है, क्या अडेप्टेशन है? इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, इट हैज़ लॉन्ग कर्व एंड शार्प क्लॉज, इट हैज़ टू थिक लेयर ऑफ फर, इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन, पेंगुइन, पोलर बियर, न्यू वर्ल्ड मंकी एंड टॉकन बर्ड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? पोलर बियर। क्या होगा? पोलर बियर। देखो पोलर बियर में जो है वो सूंघने की शक्ति ज़्यादा होती है, वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल रहेगा।
ठीक है। इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लोज, इसके लंबे मुड़े जो हैं उसके नाखून जो हैं वो बहुत ज़्यादा पैने होंगे, ठीक है। और दूसरी बात, इट हैज़ अ 2 थिक लेयर ऑफ फर, 2 लेयर ऑफ फर हैं इसके पास, ठीक है, 2 मोटी परतें हैं इसकी त्वचा में। इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन, ठीक है, इसकी त्वचा में नीचे वसा की एक परत होती है। तो ये भी जो है आपका करेक्ट है। तो पोलर बियर क्या होते हैं? पोलर बियर के पास अच्छी स्मेल होती है, स्मेल होने के साथ साथ उनके अच्छे क्लॉज होते हैं, ठीक है, अच्छे क्लॉज होते हैं, बड़े नुकीले नाखून होते हैं और बहुत अच्छा फर होता है उनके पास खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, और अच्छी मात्रा में फैट प्रेजेंट होता है गर्म रखने के लिए खुद को। तो क्या है वो? पोलर बियर। पोलर बियर कहाँ मिलते हैं? ठंडी जगहों पर मिलते हैं, इसीलिए ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 146। सी वाटर कैन बी प्योरीफाइड बाय, सी वाटर को हम कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। घरों में जो हमारे फिल्टर लगे हैं वो किस बेसिस पे काम कर रहे हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस पे। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 147। टू डिसइंफेक्टिंग द वाटर विच मेथड इज नॉट सूटेबल, पानी को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? कोएगुलेशन बाय एलम, फिल्ट्रेशन, प्योरिफिकेशन बाय क्लोरीन टैबलेट और बॉइलिंग। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर जो होगा वो कोएगुलेशन बाय एलम, ठीक है। एलम जो है, फिटकड़ी जो हम यूज़ करते हैं, उससे क्या होगा? पानी के कीटाणु नहीं मरेंगे। सिर्फ अगर वो बहुत ज़्यादा खारा पानी है, अगर हम फिटकरी डिज़ोल्व करते हैं तो जो उसके सेडिमेंट्स होंगे वो नीचे सेटल हो जाएंगे, लेकिन कोई भी जो है उसके कीटाणु जो हैं वो नहीं मरेंगे। फिल्ट्रेशन से मर जाते हैं, प्योरिफिकेशन क्लोराइड टैबलेट जो डालते हैं उससे भी मर जाते हैं, बॉईल करेंगे अच्छे से तो तब भी मर जाते हैं, लेकिन फिटकरी से जो है वो नहीं मरते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? कोएगुलेशन बाय एलम, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्मी कंपोज इज ऑब्टेन फ्रॉम, वर्मी कंपोज जो है वो कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम केचुए से, अर्थवॉर्म से, ठीक है। वर्मी कंपोजिटिंग किसकी हेल्प से करते हैं हम? अर्थवॉर्म की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है? विंड वैन, विंड मिल्स, विंड कटर, विंड बॉल। तो वो आपका क्या है? विंड मिल। विंड मिल जो है, पवन चक्कियाँ जो हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, विद्युत उत्पन्न करती है। तो इलेक्ट्रिसिटी कौन जनरेट कर रहा है? विंड मिल्स या फिर पवन चक्कियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट डेड प्लांट एंड एनिमल टू ह्यूमन इज नोन एज, मरे हुए जीव जंतुओं को ख़त्म करने के लिए कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो काम करते हैं? वो हैं आपके डीकम्पोजर्स। क्या बोलते हैं उनको? डीकम्पोजर। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट डेड प्लांट एंड एनिमल टू ह्यूमन आर नोन एज डीकम्पोजर्स, ठीक है। अपघटक, क्या बोलेंगे? अपघटक। आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरीके मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच।